अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये है बफर नेचर ऑफ एसिड बेस मिक्सचर। ओके, तो देखो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एसिड बेस मिक्सचर का बफर नेचर देखा था, लेकिन वहां पर हमने एसिड और बेस की जो स्टाइक्योमेट्री है वो सेम ली थी। मतलब है कि एसिड के वन मॉलिक्यूल में जितने H प्लस हैं जस्ट उतने ही OH बेस के वन मॉलिक्यूल में हमने लिए थे। यहां पर जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, यहां पर है हमारे पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सचर विद डिफरेंट स्टाइक्योमेट्री। मतलब यहां पर जो हम एसिड ले रहे हैं उसमें जो H प्लस है और जो बेस ले रहे हैं उसमें जो OH माइनस है वो डिफरेंट है। इसके वन मॉलिक्यूल में जैसे 1H प्लस है तो इसके वन मॉलिक्यूल में 2 OH माइनस है। तो इस तरह की अगर हमें एसिड बेस मिक्सचर दिए गए हैं और उनकी हमें pH कैलकुलेट करना है, उनका बफर नेचर बताना है, तो आप कैसे करें इसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको जो भी एसिड और बेस दिए गए हैं उनकी रिएक्शन लिखो और उस इक्वेशन को पूरा बैलेंस्ड कर लो। ओके, आपने उसको बैलेंस्ड कर लिया तो ये जो इनके आगे ये जैसे N1 N2 N3 N4 ये आ गए, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, तो ये आपने लिख दिया बैलेंसिंग। अभी हम एक एग्जांपल लेके अच्छी तरह समझेंगे। फिर हम आ जाते हैं कि इनके जो एसिड है उसके क्या मोल्स दे रखे हैं, बेस है उसके क्या मोल्स दे रखे हैं वो लिख दे। ओके, ऐसे ही सॉल्ट के क्या मोल्स बन रहे हैं, वाटर के क्या मोल्स बन रहे हैं, ये हम लिख देते हैं। अगर हमें ये नहीं भी दे रखे तो अभी हम यहाँ छोड़ देंगे। ओके, अब हम आते हैं कि यहाँ जब आपने इनके मोल्स लिख दिए, अब आपको क्या करना है, इनको इक्विवेलेंट में चेंज करना है। तो आप इनके जो मोल्स हैं एसिड के उसको किससे डिवाइड करना है? N1 से, जो कि एसिड का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ऐसे ही बेस के मोल को बेस के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ऐसे ही सॉल्ट के हमें नहीं मालूम कि ये मोल्स क्या है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ लिख दिए NS और ये NW। हम इनके मोल्स को इसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही वाटर को हमें इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वाटर हमें यहाँ तक ही जरूरत है। ओके, फिर हम आते हैं यहाँ पर ध्यान रखना है कि फॉर एसिडिक बफर नेचर, इस मिक्सचर में एसिडिक बफर नेचर तभी बनेगा बच्चों जब Na अपॉन N1 ग्रेटर देन Nb अपॉन N2, ये कंडीशन बन रही हो। मींस जो एसिड है उसके इक्विवेलेंट ज्यादा हो और जो बेस है उसके इक्विवेलेंट कम हो, तब ऐसे में जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा और उसमें एसिडिक बफर नेचर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और ये क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा इस कंडीशन में, फिर भी एसिड बच जाएगा। तो एसिड के इक्विवेलेंट रहेंगे और बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट के भी क्या बन जाएंगे? इक्विवेलेंट। तो उसमें सॉल्ट के भी इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो ये है बफर नेचर की कंडीशन। पहली बात, यहां तक बात समझ गए ना कि ये सॉल्यूशन तभी बफर बनेगा जब हमारे पास वीक एसिड के इक्विवेलेंट बच जाए। बेस के इक्विवेलेंट नहीं बचने चाहिए, ये कंप्लीट न्यूट्रल हो जाना चाहिए ताकि केवल सॉल्ट के जो इक्विवेलेंट है वो बन जाए और यहाँ पर हमारे पास एसिड के बच जाए, तभी तो एसिडिक बफर बनेगा। अब हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो है Nb अपॉन N2 ये एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्यों होगा बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट? क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में ये फिनिश हो जाएगा, ये तो फिर भी बच जाएगा। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और हम जानते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके इक्विवेलेंट जो है वही इनके इक्विवेलेंट्स होंगे प्रोडक्ट्स के। मतलब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा बेस, तो यहाँ पर जो बेस के इक्विवेलेंट है बच्चों क्या? Nb अपॉन N2, यही इक्विवेलेंट किसके होंगे? सॉल्ट के, मींस NS अपॉन N3। तो NS कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्ट के क्या हो जाएंगे? Nb अपॉन N2 इंटू N3। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक्टिव मास आ जाएगा किसका? सॉल्ट का। तो ये हमारे पास किसका मास आ गया? सॉल्ट का एक्टिव मास। अब आते हैं कि अब बेस का लेफ्ट बचा होगा, एसिड कितना लेफ्ट बचा होगा। यहाँ पर वीक एसिड की लेफ्ट अमाउंट क्या है? ये क्या
एसिड लेफ्ट अमाउंट मींस मोल, तो हम ऐसा लिखेंगे बच्चों कि ये हम इनका डिफरेंस लेंगे। इसके इक्विवेलेंट कितने थे, उसमें से बेस के इक्विवेलेंट हटा दें। क्यों? क्योंकि जितने बेस के इक्विवेलेंट थे उतने तो इसके इक्विवेलेंट न्यूट्रल हो गए, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, वीक एसिड की लेफ्ट अमाउंट मींस इक्विवेलेंट। अमाउंट मतलब यहां पर क्या है, इक्विवेलेंट यहां तक। तो अब आप इसके मोल्स में चेंज करोगे तो ये रिलेशन ले लोगे, ये डिफरेंस मैंने लिख दिया इनटू ये जो n1 था यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये n लेफ्ट जो बचे यही क्या है, एसिड के एक्टिव मास आ गया, मतलब मोल्स आ गए। यहां तक बिल्कुल बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। अब बार-बार वीडियो देखें, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। बस अब हमें ये एक्टिव मास पता है, ये एक्टिव मास पता है, तो अब हम इस बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो आपको कैसे कैलकुलेट करना है इसका पीएच। तो पीएच का जो फॉर्मूला लगता है बच्चों, आपको वही यूज करना है। क्या लग जाएगा, आप यहां देखो, pH इक्वल टू pKa प्लस log, यहां पर हम जानते हैं सॉल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, एसिड। अब सॉल्ट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है N3 वो इसकी पावर में लगा दें, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 था वो आपने यहां पे लगा दिया। बस अब आपको ये पता है तो आप फिर आगे बढ़ेंगे। pH इक्वल टू pKa प्लस log, आपके पास सॉल्ट क्या था, Ba2, ओके, इसकी पावर N3, और आपके पास एसिड क्या था, Ha, और इसकी पावर क्या होगी बच्चों, N1। इससे आप सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपको एसिड और बेस का जो मिक्सचर दिया था उसमें एसिड और बेस की स्टोइकियोमेट्री अलग अलग थी। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, मैं समझता हूं अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, ये एग्जांपल है 2CH3COOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। ये हो गया सॉल्ट और ये है वाटर। इसका pKa है 4.76, ओके। यहां पर मैंने इसके मोल्स दिए 5, इसके हैं 2, ये है 0, ये है 0 अभी इनिशियल, ओके। फिर इक्विवेलेंट में हम चेंज करेंगे तो एसिड के मोल्स अपॉन 2 कर देंगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। बेस का Nb जो भी मोल्स हैं अपॉन 1 करेंगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। ये है सॉल्ट Ns अपॉन 1 कर दिया, क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। और वाटर का हो गया Nw अपॉन 2। ये हमें नहीं पता, लेकिन यहां तो पता है, हम लिखेंगे 5/2। Nb Na हमारे पास कितने हैं, 5/2। Nb कितने हैं, 2/1। Ns अभी हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता। ये आ गया 2.5, ये आ गया 2। अब आप देख रहे हैं कि 2.5 ग्रेटर देन 2, तो ये कैसा बन जाएगा बच्चों, एसिडिक बफर। यहां तक बात समझ के बिल्कुल सिंपल है। अब आपको ये देखना है कि इस एसिड के जो इक्विवेलेंट है वो कितने लेफ्ट बचे। तो आपने देखा कि मैंने आपको रिलेशन बताया था कि Na अपॉन 2 माइनस Nb अपॉन 1। तो Na अपॉन 2 की वैल्यू है 2.5, Nb की वैल्यू 2 होगी। लेफ्ट Na अपॉन 2 इक्वल टू 0.5, तो आपके पास Na मींस CH3COOH के जो इक्विवेलेंट बचे या मोल्स कहें बल्कि, कि जो मोल्स बचे वो ये बचे आपके पास कितना, 1.0। क्यों, क्योंकि 0.5 इनटू इसका 2 उठा के मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आ जाते हैं सॉल्ट के क्या बचे होंगे। तो सॉल्ट का हम जानते हैं NS अपॉन N3, Nb अपॉन N2, तो NS अपॉन 1, Nb अपॉन 1, तो NS इक्वल टू 2 into 1 मींस हमारे पास जो सॉल्ट है उसके जो मोल्स हैं वो कितने हो गए, 2। वॉल्यूम सेम है दोनों का, चाहे वो सॉल्ट हो चाहे एसिड, डिवाइड तो सेम वॉल्यूम से होगा। तो हमें केवल यहां मोल्स तक ही निकालना है। यहां तक आपको मोल्स पता हो गए ना। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, pH कैलकुलेट करना है आपको इसका। तो देखो pH का क्या रिलेशन लग जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा pH इक्वल टू pKa प्लस log, यहां पर CH3COO का होल ट्वाइस और इसकी पावर n, तो ये 1 अपॉन में आपके पास है CH3COOH और इसकी पावर क्या लगाओगे बच्चों, होल ट्वाइस, ओके। तो pH इक्वल टू 4.76 प्लस log
सोडियम एसीटेट सॉल्ट का कैल्शियम एसीटेट है आपके पास, कैल्शियम एसीटेट के मोल्स देखो आपके पास कितने हैं 2, और एसिटिक एसिड का कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4.76 प्लस log 2 मींस 4.76 प्लस 0.3010, यही इसका क्या हो गया बच्चों pH। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, मैं समझता हूं अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कैसी भी स्टोइकियोमेट्री हो, पहले बैलेंस्ड करो, फिर उनके मोल्स लिखो, फिर इक्विवेलेंट में चेंज करो, फिर आप उसके लेफ्ट एसिड के इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर उसे मोल में चेंज कर दो। ऐसे ही सॉल्ट के कैलकुलेट कर लिया आपने, और फिर स्टोइकियोमेट्री के अनुसार इनकी पावर लगानी है, और फिर आपको pH कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी समझ गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसी में जब बेस की स्टोइकियोमेट्री अलग अलग हो, ओके, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है बफर नेचर ऑफ बेस मतलब वीक, ओके, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर, ओके। तो यहां पर BOH और H2A इन दोनों की स्टोइकियोमेट्री सेम नहीं है, इसमें OH 1 दिख रहा है, इसमें 2 H दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हम इसका एक बैलेंस्ड इक्वेशन बना लेंगे। सपोज इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है N1, इसका है N2, इसका है N3, N4, ये आपने बना दिया, ओके। फिर यहाँ पर हमने इसके मोल्स लिख दिए, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं वो चाहे किसी भी उसमें हो अमाउंट में, चाहे वो इक्विवेलेंट में हो, चाहे वो मोलरिटी और वॉल्यूम के बेस पर हो, ग्राम के बेस पर हो, आप उसे मोल्स में चेंज कर दो, ओके। फिर आपने इन सब के मोल्स लिखे, इनके मोल्स तो हमें पता होंगे, ये नहीं पता, तो हम चलते जाएंगे आगे। फिर NB अपॉन, हम इक्विवेलेंट में जब चेंज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो इक्विवेलेंट में जब चेंज करोगे तो NB अपॉन N1 कर देंगे, ये NA अपॉन N2 हो जाएगा, ये NS अपॉन N3 हो गया, ये NW अपॉन N4 हो गया। क्यों? क्योंकि ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, तो सबको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, ओके। अब हम जानते हैं कि फॉर बेसिक बफर नेचर कब रहेगा, जब बेस के जो इक्विवेलेंट है ना, ये रेशियो है, वो एसिड के इक्विवेलेंट से ज्यादा हो। ऐसे में क्या होगा कि जो एसिड है वो कंप्लीट न्यूट्रल हो जाएगा, फिर भी बेस बच जाएगा। तो यहां पर ये क्या हो गया, एक लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक समझ गए। अब हमें ये निकालना है कि हमारे पास बेस के इक्विवेलेंट क्या बचे। तो हम बेस के इक्विवेलेंट लेफ्ट कैसे निकालेंगे, बेस के इक्विवेलेंट में से जो ये है कौन एसिड, इसके इक्विवेलेंट माइनस कर देंगे, तो ये बचे हमारे पास इसके इक्विवेलेंट जो लेफ्ट। मोल्स कितने बचे, तो बस ये N1 उठा के मैंने यहां कर दिया। यही जो बेस के जो मोल्स बचे, वही एक्चुअल में BOH के बचे हुए क्या हो गए बच्चों, मोल्स। तो ये हमें एक्टिव मास किसका मिल जाएगा यहाँ पर, BOH का। यहां तक बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि सॉल्ट के इक्विवेलेंट क्या होंगे या उसके मोल्स क्या होंगे। तो यहाँ पर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्विवेलेंट लिमिटिंग रिएजेंट के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। तो आपने लिखा NS अपॉन N3 इक्वल टू NA अपॉन N2, तो NS आ गया ये, तो NS ही क्या होगा B2A, मतलब सॉल्ट का मोल हो गया, या एक्टिव मास। एक्टिव मास में क्यों लिख रहा हूं मोल को, क्योंकि वॉल्यूम दोनों में तो सेम, ठीक है, डिवाइड करने वाला। तो बस यहां पर आप पहले POH कैलकुलेट करोगे, PV प्लस लॉग सॉल्ट की पावर N3 अपॉन बेस की पावर N1। हमारे पास सॉल्ट है B2A और बेस है BOH। इस तरह से हम यहाँ POH कैलकुलेट करेंगे, और pH बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 14 माइनस POH। तो इसके बाद आप POH कैलकुलेट से pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, पहले आप इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये है H2SO4। इनकी रिएक्शन लिखी मैंने, इसका बैलेंस्ड इक्वेशन बना दिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कितना है 1, इसका 1 और इसका 2। इनिशियल मोल्स इसके 5 मोल्स, इसके हैं 2 मोल्स, ये है 0 और ये है 0, ओके। फिर आपने इसको इक्विवेलेंट में चेंज किया, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये तो 0 है अभी।
फिर हम इसमें आ जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है, ये हो गया 2। यहाँ पर अभी आप ऐसे चलते जाएं, यदि आप इसमें नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ns/1 ns/1 ओके, यहाँ तक तो चलते जाओगे ना, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1। इसके जो मोल्स लेफ्ट हैं, लेफ्ट, ठीक है, इक्विवेलेंट, किसके लेफ्ट इक्विवेलेंट बच्चों? NH4OH के। ये बचे हैं कितने? 0.5। क्यों? क्योंकि 2.5 में से ये माइनस करते हैं हम, इसके इक्विवेलेंट में से इसके इक्विवेलेंट माइनस करेंगे ना। तो यहां तक तो बात समझ गए होंगे कि जो ये इक्विवेलेंट लिखे हैं ये किसके हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। ये किसके हैं? H2SO4 के। इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने। ओके, यहां तक बात समझ गए होंगे। अब हम यहां आ जाए, यहां हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया 1.0 मोल, जो कि लेफ्ट बचा हुआ है सॉल्यूशन में। और अमोनियम सल्फेट का आप यहां देख रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट के बराबर ही इसके इक्विवेलेंट बन गए, तो ये है 2 और 2। ओके, यहां तक बात समझ गए। अब हम यहां आ जाए, NH4OH का हमें पता है, हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो इसके इक्विवेलेंट जो है बेस के, सॉरी ये किसके है बच्चों? एसिड। यहां पर क्या लिखेंगे हम? एसिड। तो ये एसिड के जो हमारे पास इक्विवेलेंट थे हमने वो लिख दी। तो यहां पर आपने अमोनियम सल्फेट के क्या कैलकुलेट कर लिए? ये इक्विवेलेंट। बस अब आपको क्या करना है बच्चों? फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा? देखो अब आप, तो यहां पर आपको सब कुछ पता हो गया, बस अब आपको यहां पर POH कैलकुलेट करना है। POH तो हो जाएगा PKB प्लस लॉग, यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? NH4 होल ट्वाइस SO4 का पावर 1 अपॉन में NH4OH का पावर क्या लगा देंगे? 2। ओके, बस यहां पर अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये PKB जो होता है बच्चों, वो होता है 4.76 प्लस लॉग, इसके मोल्स देखो कितने हैं? 2। इसके कितने हो गए? 1 ही है ना इसका, इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 4.76 प्लस 0.3010। ये क्या आ गया बच्चों? POH। इसके बाद pH कैलकुलेट कर लेना, तो pH POH माइनस कर दो। ओके, यहां तक हो गया। अब हम pH कैलकुलेट करेंगे, तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH, इससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि आपको स्टोइकियोमेट्री के बेस पर कैसे कैलकुलेट करना है इनके इक्विवेलेंट। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर ध्यान रखें बच्चों, कहीं Na भी लिख गया हो तो वो Na ही समझें। सॉल्ट के इक्विवेलेंट को आप Na से ही कंपेयर करेंगे। तो यहां तक हो गई बात। अब हम आ जाते हैं यहां तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं और आगे कुछ और रिलेशंस हैं, जैसे एडिशन ऑफ एसिड और बेस विद बफर सॉल्यूशंस। ओके, आपको एक बफर सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें आपको उसके कंपोनेंट्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब ऐसे बफर सॉल्यूशन में आप एसिड या बेस बाहर से मिलाते हैं, तो अब सॉल्यूशन के पीएच में क्या चेंज आएगा, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहां देखो, पहला है एसिडिक बफर। सपोज उस एसिडिक बफर में वीक एसिड है HA जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1, सॉल्ट है उसमें है NaA जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2। ऐसे बफर सॉल्यूशन का पीएच आप इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे, pH इक्वल टू pKa प्लस log C2 अपॉन C1। यही रिलेशन लगाओगे। ओके, यहां तक बात समझ गए। अब आते हैं कि एसिड इज एडेड इन बफर। आपने एसिड को ऐड करना शुरू किया। एसिड एडेड एसिड सपोज ये है HCl। ओके, जब हम उसे ऐड करेंगे तो ये जो एसिड जो मिलाया जा रहा है ना बच्चों, वो न्यूट्रलाइज्ड किया जाएगा किसके द्वारा? सॉल्ट द्वारा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट का जो एनाइन है वो एसिड के H+ से कंबाइन होके और एक वीक एसिड बनाएगा। ऐसे में वीक एसिड फिर न्यूट्रलाइज्ड नहीं होगा और सॉल्यूशन में बढ़े हुए जो H+ थे एसिड मिलाने के कारण वो मेंटेन हो जाएंगे, पीएच में चेंज नहीं करेंगे ज्यादा। तो यहां सपोज ये C2 कॉन्सेंट्रेशन, आपने देखा सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन C2 थी, आपने जो X मिला रहे हैं उसके मोल्स हैं या उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है X, और जो एसिड था उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कितनी थी? C1।
जैसे ही आपने एसिड मिलाया, ये सॉल्ट के कुछ इक्विवेलेंट या मोल्स को क्या कर देगा, न्यूट्रल। तो हम लिखेंगे C2 - x, तो ये 0, तो ये क्या हो जाएगा C1 + x। तो अब हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी बच्चों, C2 - x, और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C1 + x। क्यों, क्योंकि ये बढ़ गए ये। बस अब हम इस फॉर्मूले को इसके लिए अप्लाई करें कि जब हम एसिड मिला रहे हैं तो एसिड मिलाने के बाद pKa प्लस log, यहां पर हम लिखेंगे C2 - x, और यहां आ जाएगा हमारा C1 + x। जैसे जैसे एसिड मिलाओगे बच्चों HCl, आप देखोगे log C2 - x अपॉन C1 + x, ये वैल्यू डिक्रीज होगी। और जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी, HCl इंक्रीज करने से ये वैल्यू डिक्रीज होगी, तो pH भी डिक्रीज हो जाएगा। तो लगातार pH डिक्रीज होता जाएगा, मींस एसिडिक नेचर बढ़ने लगेगा, किसका, बफर सॉल्यूशन में। समझ गए ना, pH डिक्रीज होना, इसका मतलब है कि बफर सॉल्यूशन में एसिडिक नेचर, मतलब हम यहां लिखेंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज इन बफर सॉल्यूशन। तो यहां तक बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, पहले दोनों रिलेशन बता दूं, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन दोनों को बता दूं। अब देखो बच्चों, ये है, अब हम एसिडिक बफर में बेस मिलाएं तो क्या होगा। तो देखो, पहले एसिडिक बफर में कंसंट्रेशन C1 ली थी हमने, C2, ये pH हम जानते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब आपने बेस NaOH को एडेड किया बफर सॉल्यूशन में, तो ये जो एसिड बेस है ना बच्चों, ये किसके द्वारा न्यूट्रलाइज्ड होता है, वीक एसिड HA द्वारा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, HA + NaOH NaA + H2। इसकी कंसंट्रेशन थी C1, x मोल्स, मान लो आपने NaOH का ये मोलर कंसंट्रेशन है x, और इसकी है C2, तो ये हो जाएगा C1 - x, ये तो 0 हो जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि और सॉल्ट बन जाएगा। तो आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन पता होगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन पता होगी, बस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब जैसे जैसे NaOH बढ़ाओगे, ये बढ़ेगा log x C2 + x अपॉन C1 - x, ये इंक्रीज होगा तो pH भी इंक्रीज होगा। समझ गए ना, इसका मतलब है कि NaOH, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर ऑफ बफर, ये बच्चों क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सीधा सा है, एसिड मिलाने से एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, बेस मिलाने से बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। समझ गए ना, एसिड मिलाने से pH डिक्रीज हो रहा था, तब बेस मिलाने से pH इंक्रीज हो रहा है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया आपको, CH3COOH + CH3COONe, ये है 0.2 मोलर, ठीक है, और ये है 0.2 मोलर, और इसका pKb है 4.76। ओके, pKb नहीं, सॉरी, pKa, एसिड है ये, तो pKa है 4.76। अब क्वेश्चन है कि pH कैलकुलेट करना है। इनिशियल कंडीशन, जब कुछ भी नहीं मिलाया गया, जब 0.1 मोलर HCl एडिट किया गया, 0.1 मोलर Na, ठीक है, OH एडिट किया गया, तो pH क्या होगा। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम आ जाए इनिशियल जो है, अगर हम इनिशियल कंडीशन में लें तो इनिशियली कितना हो जाएगा बच्चों, कि ये 0.2 मोलर था, ये 0.2 मोलर था, pKa + log सॉल्ट अपॉन एसिड, आपने वैल्यू रखी 4.76 आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 0.1 मोलर HCl एडिट किया। हम जानते हैं HCl एडिट करते ही, एसिड एडिट करते ही जो बफर में सॉल्ट है वो रिएक्शन करेगा। तो 0.2 मोलर था, ये 0.1, ये 0.2 था इनिशियल, इसमें से 0.2 में से 0.1 तो इसका HCl से न्यूट्रल हो गया, तो ये 0.2 ऑलरेडी था, 0.1 और बन गया, तो ये तो हो गया 0.1, और ये कितना हो गया 0.3। फिर आपने फॉर्मूला लगाया pH = 4.76 log 0.1 सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड, ये आ जाएगा। आप देख रहे हैं pH इनिशियल pH से कम आ रहा है, कितना कम हो जाएगा, 0.4771, और हम जानते हैं कि एसिड मिलाने से बफर का pH डिक्रीज होगा। अब दूसरी कंडीशन देखो, अगर हम सेकंड कंडीशन में जाते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अब NaOH एडिट किया गया है, थर्ड कंडीशन में NaOH इज एडेड। ओके, अब जब हम ये एडिट करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर जो एसिटिक एसिड है वो रिएक्शन करेगा NaOH से और गिव्स CH3COONa और प्लस क्या H2। तो ये था 0.2, ये मान लो आपने 0.1 ऐड किया, ये है ना 0.1 बोला,
तो ये था हमारे पास 0.2, तो यहाँ हो जाएगा 0.2 माइनस 0.1, ये 0, तो ये 0.2 प्लस 0.1, तो ये बचेगा 0.1, ये 0 और ये कितना हो गया बच्चों 0.3। तो pH इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग, अब आप देखो आपके पास सॉल्ट हो गया 0.3 और ये है 0.1, तो 4.76 प्लस लॉग 3 मतलब 4.76 प्लस 0.4771 इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो pH है, ठीक है, अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए कि जो pH जब आपने HCl ऐड किया था कम था, pH जब कुछ भी ऐड नहीं किया, और जब pH NaOH ऐड किया ये इनिशियल था, तो ये ऑर्डर मिल रहा है। ये आपने देखा था 4.76 माइनस 0.4771, ये जो आया था पॉइंट, ये आपके पास 4.76 और ये आया 4.76 प्लस 0.4771, तो ये ऑर्डर आता है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन में, एसिडिक बफर में अगर हम एसिड या बेस मिलाते हैं तो पीएच में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले आपको इनिशियल रखना है, एसिड मिला रहे हैं या बेस, उनको मोल्स में चेंज कर लेना है। एसिड या जो बफर सॉल्यूशन में उसमें सॉल्ट और एसिड की क्या मोलर कंसंट्रेशन या उनके मोल्स क्या है वो लिख लो। फिर बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एसिड मिला रहे थे तो आप देख रहे थे सॉल्ट के इक्विवेलेंट डिक्रीज हो रहे हैं, जब बेस मिला रहे हैं तो बफर के एसिड के इक्विवेलेंट डिक्रीज हो रहे हैं, कितने क्या डिक्रीज हुए उसी बेस पर आपने पीएच कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एसिडिक बफर में NaOH या Cl मिलाया तो क्या चेंज आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कि बेसिक बफर है और उसमें हम एसिड या बेस मिलाते हैं तो फिर पीएच में क्या चेंज आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।